Okay, so in last lecture we discussed length of x-intercept and length of y-intercept. वो कितना आया था 2/√g square minus c, and similarly y-intercept के लिए 2/√f square minus c. अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ रहा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर कहाँ पे सर्कल ने कट किया है. जैसे दिस डिस्टेंस x1, sorry y1, y2, this distance is by y intercept, and ये x1, ये x2, this distance is my x intercept. इसकी लेंथ डायरेक्टली ये होती है 2 into root of g square minus c, 2 into root of f square minus c. यहाँ तक मैंने एंड कराया था, फिर एक लेक्चर कराया, एक क्वेश्चन करा करके छोड़ दिया था. नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल. अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल क्या होती है ना, कि किसी भी सर्कल को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड थीटा इज एंगल. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड एंगल. देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है ना, किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूँ, आर क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड थीटा क्या होता है एंगल मेड. तो उस टाइप के सर्कल को हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह से पढ़ेंगे. सर्कल विद डिस्टेंस, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन. जब सेंटर सर्कल का ओरिजिन पे हो. ठीक है, तो देखो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर जो है दैट इज एट ओरिजिन 0,0 पे है. और देखो ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर. ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ, x1, y1. तो ये डिस्टेंस r है सेंटर से, और इसका एंगल को मैं थीटा बोल सकता हूँ. कैन आई से द एंगल इज थीटा? यस सर. तो क्या x1 को आई कैन राइट एज r cos थीटा एंड y1 को r sin थीटा लिख सकता हूँ क्या? देखो सब लोग समझते हो ना, x1 is r cos थीटा एंड y1 is r sin थीटा. यस सर. हाँ सर. यस सर. और यही चीज मेरी पैरामेट्रिक फॉर्म है. देखो जैसे जैसे मैं थीटा चेंज करूंगा, r तो क्योंकि फिक्स है, जैसे जैसे मैं थीटा चेंज करूंगा क्या वो मुझे लोकस ऑफ सर्कल ट्रेस कर देगा? As I will be changing on theta, will I be tracing the locus of circle? यस सर. यस सर. जैसे मान लो थीटा को मैंने π/2 कर दिया, तो अपने आप ही y1 0 हो जाएगा, x1 कुछ हो जाएगा. थीटा को मैंने पाई कर दिया एंड सो ऑन. जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करूंगा 0 से 360 के बीच में, तो आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन, मतलब इस सर्कल का पार्ट ट्रेस करूंगा और सर्कल का लोकस मिल जाएगा. तो दिस इज माय पैरामेट्रिक फॉर्म. दिस इज माय पैरामेट्रिक फॉर्म. इसमें क्या होगा, इसमें सेंटर इज एट ओरिजिन. जैसे मान लो मैंने बोल दिया x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा. तो आपको यहाँ से देखते ही समझ में आ रहा है कि सेंटर क्या है सर्कल का, 2 है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है सर्कल का, 2. तो आपको सर्कल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये चीज देख करके पता चल रही है या नहीं? क्योंकि मुझे सेंटर और रेडियस चाहिए, बस सर्कल की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, सर्कल की इक्वेशन पता है मुझे, फिर सेंटर रेडियस फॉर्म से. तो ये चीज सबको समझ में आई, पैरामेट्रिक फॉर्म विद सेंटर एट ओरिजिन. यस. ठीक है, सिंपल सा चीज था ना. देखो अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो, इफ सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, सर्कल विथ सेंटर नॉट एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखो इफ नॉट एट ओरिजिन ना, तो
किसी पर्टिकुलर उस पे होगा जिससे g कॉमा एफ बोल सकते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ बोल सकते हैं. सेंटर इज एट माइनस जी कॉमा माइनस एफ. और still this distance, this point is x1 comma y1 and this angle is theta, radius is r. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे x1 is equals to क्या लिख सकता हूँ? Y x1 is equals to क्या लिख सकता हूँ? R sin theta plus minus G. माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा. हाँ सॉरी, R cos theta sin theta ने. ओरिजिन शिफ्ट करते वक्त मैंने ये बताया था ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला हाँ कॉन्सेप्ट. सर. तो मैंने आप लोगों को ये चीज पहले बताया हुआ है. एक क्वेश्चन भी मैंने इस पे करवाया हुआ है कि मान लो मेरा सेंटर ऑलरेडी 2 पे है और फिर 2 से r डिस्टेंस आगे है, तो आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है अगर, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये 2 लिखोगे. इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना आप लोगों को. Yes, sir. हाँ सर. तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि सेंटर अभी माइनस जी पे है, तो माइनस जी में ही वो पॉइंट ऐड करोगे, मतलब वो आर कॉस थीटा, मतलब ये जो रेडियस कॉस थीटा है वो ऐड करोगे. और y1 इज माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा. और देखो इसको देखते ही क्या मुझे पता चल रहा है कि सेंटर जो है मेरा, सेंटर मतलब मुझे ये इक्वेशन दिया रहेगा तो सेंटर जो है मेरा वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा, आया ना. हाँ. हाँ, sir. और रेडियस कितना हो जाएगा? आर. रेडियस विल बी आर. जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रहे ये पूरा माइनस जी लिखा है, तो जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वही सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे एज इट इज. जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 sin थीटा. तो सेंटर क्या हो गया? -2, 3. -2, 3. और -2, रेडियस 3. 3. 3. तो सर्कल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से, इससे सर्कल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, मिल रही है. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ पैरामीट्रिक फॉर्म. मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म इज सेम टाइप ऑफ फॉर्म बट मतलब सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म, बट आर और थीटा में लिखते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. तो यहाँ से सर्कल के बारे में आपको पता चल रहा है ना कि x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट. क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ सर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट कर लिया सबने? नोट कर लो. अच्छा, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आ जाती हैं? हाँ, sir. बढ़ूं आगे, हाँ सर. एक क्वेश्चन करूं. मेरे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखो.
सर पैरामेट्रिक फॉर्म में सिर्फ ये x इक्वल्स टू जो टर्म है और y इक्वल्स टू जो टर्म है यही है ना बस? हाँ बस यही आता है। ओके ये सर। देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यही पैरामेट्रिक फॉर्म। x is equals to center plus center x coordinate plus r cos theta, y is equals to center of y coordinate center plus r cos r sin theta। तो यहाँ पे सेंटर कितना आया? ओरली दिख रहा है ना? 2, इसका साइन उल्टा 1 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 2, लिखना बताया ना 1 मैंने सबको। रेडियस कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 6 √6। 2। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा हाँ तो जीरो हो माइनस। जाएगा। हाँ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो ये जहाँ पे जो भी साइन रहता है उसका माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा? सेंटर प्लस रेडियस cos थीटा, y इज इक्वल टू सेंटर प्लस रेडियस sin थीटा। यही आया तब में? यस सर। बाकी लोग भी यही आया? यही आया ना? Yes, sir. हाँ सर। बस हो गया, समझ में आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस सर। दिमाग ओपन करके सब पढ़ना, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। तो बताओ कोई कि कोई पॉइंट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सर्किल के रेस्पेक्ट में कहाँ पे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि मेरे पास एक सर्किल है, एक गिवन सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन मुझे पता है, s इज इक्वल्स टू 0 है। s इज इक्वल्स टू 0 में बता चुका हूँ ना क्या होगा। तो एक Yes. सर्किल है, ठीक है। तो मुझे सर्किल के बारे में सारा डेटा गिवन पता है कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सर्किल कहाँ पे लाई कर रहा है, इमेजिन भी कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो सेंटर हो गया। अब मुझे ये बताना है कि मेरे पास, लेट्स से मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, एनी पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया x, y या h, k, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है? ऑन सर्कल तो आप लोग बता सकते हो ना, ऑन सर्कल तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हाउ विल आई कम टू नो वेदर द पॉइंट इज लाइंग ऑन सर्कल, आउटसाइड सर्कल या इनसाइड सर्कल? एनीवन? सर्कल के इक्वेशन में उस पॉइंट्स के x और y की वैल्यू पुट करेंगे और वो अगर ग्रेटर देन 0 आए तो सर्कल के बाहर, लेस देन 0 आए तो सर्कल के अंदर। एकदम सही बोल रहे हो, बट क्यों ऐसी चीज हो रही है? मेरे सर्किल की इक्वेशन में अगर कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, ध्यान से सुनना सब लोग, इफ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो s की जगह मैं उसको s1 लिखूंगा। तो मैं पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को सर्किल में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो उसको s1 लिख रहा हूँ। s1 इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट इज ऑन सर्किल, जो भी पॉइंट था ऑन द सर्किल लाई कर रहा है। ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। अगर पॉइंट सर्किल की इक्वेशन पे लाइक सेटिस्फाई करेगा, तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, सर्किल पे लाइक करेगा तो पॉइंट इज ऑन द सर्किल। अब तन्मय ने बोला कि अगर s1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब जो s है, मतलब उसकी इक्वेशन में मैंने पॉइंट p को सब्स्टिट्यूट किया, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इट इज आउटसाइड सर्किल। सही बोल रहे हो वो। एंड s1 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इट इज इनसाइड सर्किल। बट क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब पॉइंट पी को सब्स्टिट्यूट करने पे अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड सर्किल लाई कर रहा है, लेस देन 0 आया तो इनसाइड सर्किल लाई कर रहा है, इक्वल टू 0 आया तो ऑन सर्किल लाई कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, वो बेसिकली डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, याद है? इनिशियली सर्कल की इक्वेशन लिखते वक्त हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ तक का कोई पॉइंट लूंगा तो वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा आ जाएगा ना, हाँ सर। और अगर बाहर का कोई पॉइंट लूंगा तो इस डिस्टेंस से बड़ा आ जाएगा। तो अगर बाहर का कोई पॉइंट रखूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो दैट इज वाई वो ज़्यादा S1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा है। एंड सिमिलरली अगर अंदर का कोई पॉइंट होगा तो वो डिस्टेंस अपने आप छोटा आ जाएगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है अभी, कि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल पे या सर्कल के अंदर है। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट है ना उससे उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं सर्कल की इक्वेशन में। उसको मैंने S1 बोला, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया S इज इक्वल टू 0 में, तो एक सर्कल S1 हो गया। ठीक है, S1 जब मैं यूज करूंगा तो मतलब समझना कि मैंने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है। तो S1 अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बोलेंगे कि पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। ग्रेटर देन 0 के लिए पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, लेस देन 0 के लिए पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है। तो ये चीज आई होप क्लियर होगी, ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और मुझे चेक करना है 3,4 कहाँ पे लाई कर रहा है। 3,4 कहाँ पे है? सॉरी, हाँ, तो 3,4 कहाँ पे लाई कर रहा है मुझे ये चेक करना है। तो सर्कल की इक्वेशन पता है मुझे, ठीक है। मैं सर्कल की इक्वेशन में 3,4 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 9 प्लस 4। ये कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। देखो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो पॉइंट कैसा होगा? आउटसाइड। आउटसाइड सर्कल। आउटसाइड सर्कल होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना चीज करनी है सिंप्लीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज यहां से ना चैप्टर टफ शुरू होना शुरू होगा इस पॉइंट के बाद से। पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। देखो मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बट दिमाग को ओपन करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठना। तो पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक सर्कल के साथ मेरे पास। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है ना, तो लाइन उसको ऐसा 2 पॉइंट पे कट करके जा सकती है। ठीक है, लाइन उसको ऐसे 2 पॉइंट पे कट करके जा सकती है। तो क्या बोलेंगे कि लाइन कैसे बिहेव कर रही है? सीकेंट की तरह बिहेव कर रही है। समझ रहे हो ना सब लोग? यस सर। हाँ सर। सर कॉर्ड है ना। सिमिलरली सर्कल के अंदर कॉर्ड बोलते हैं उसको, लाइन तो सीकेंट है ना। सर्कल के लिए वो कॉर्ड है, लाइन सीकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो कोई उसको टच करते हुए जा रही है तो टैंजेंट हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरसेक्शन ना हो। ठीक है, तो 3 तरह के केस हो सकते हैं। केस 1 की सीकेंट हो जाए, केस 2 टैंजेंट हो जाए लाइन, और केस 3 नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट ही ना करें। तो ये 3 टाइप के केस पॉसिबल है। किसी और को कोई चौथा केस भी दिख रहा है क्या लाइन और सर्कल के बीच में? नहीं दिख रहा ना? नो सर।
यही 3 केसेस होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो जो मेरी लाइन थी ना, लेट द लाइन बी y is equals to mx plus c, मैंने एक जनरल लाइन ले ली, एंड सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक ओरिजिन वाला सर्किल ले लिया मैंने। ओरिजिन वाला सर्किल क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन मेरे पास इजी हो जाएगी, और बाकी देखेंगे फिर जनरल सर्किल में कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने लाइन ले ली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और मैंने सर्किल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू आर। और अब मैं देखूंगा कि डिफरेंट कंडीशंस के लिए ना, कि कब लाइन सीकेंट की तरह बिहेव करेगी, कब लाइन टैंजेंट की तरह बिहेव करेगी, कब लाइन नो इंटरसेक्शन की तरह बिहेव करेगी, क्या क्या कंडीशन होंगी। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सिंप्लीफाई कर लूं, मतलब यहाँ की y की वैल्यूज में सेटिस्फाई करा दूं, ठीक है। तो जैसे ही वो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह ये रखो mx प्लस सी का होल स्क्वायर, mx प्लस सी का होल स्क्वायर, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए ना। हाँ, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सीकेंट हो जाएगा। अगर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो मैं बोल दूंगा टैंजेंट हो जाएगा, और 9 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे तो मैं बोल दूंगा क्या हो सर जाएगा। कुछ एक्स और वाई तो कंपलसरी मिल ही जाएगा ना, फिर 2 इंटरसेक्शन। नहीं बेटा, अगर मान लो लाइन कुछ ऐसी जा रही है और सर्किल की इक्वेशन दूर है तो नहीं मिलेगा ना इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी बताता हूँ, देखो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये लाइन में मैंने इस सर्किल में मैंने ये लाइन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx c प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, आर को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, समझ गया होगा। अब एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म्स को एक साइड लिख रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स वाले तो यही है 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है सबको एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, कैन एवरीवन सी एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। और जैसे ही एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्या दे देगा मुझे? 2 दो रूट्स। रूट्स दे दे, तो 2 रूट्स देगा तो सीकेंट हो जाएगा। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मुझे क्या देगा? टेंजेंट। Tangent. इक्वल रूट्स दे देगा, तो ये टैंजेंट हो जाएगा। एक ही टेंजेंट, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मुझे क्या दे देगा? नो नो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। No intersection. ये चीज सबको समझ में आती है ना? हाँ सर। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर विच इज 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 कर रहा हूँ अभी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 तो हटा सकता हूँ मैं, दोनों कॉमन दे करके, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना? हाँ सर। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है बेसिकली, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू 0 0 क्यों पुट कर रहे हैं? ले लिया बस, अभी ग्रेटर देन 0 कर लो, कोई फिक्र नहीं। मैं मुझे बस एक चीज लेनी थी, अरे तीनों में से एक कंडीशन तो रहेगी ना, कोई भी ले लो आप, ग्रेटर देन 0 ले लो, मैंने इक्वल टू 0 लेके कर दिया, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर को साइड ले जा सकता हूँ, और आर स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर
और अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया सबको? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए सिंप्लीफाई करने पे मुझे c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आया। यहाँ तक समझा सबको? Yes, sir. हाँ सर। और ये जो है ना, दिस इज माय कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कम से कम कुछ नहीं तो अगर सर्कल्स के आप 100 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करोगे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। टेंजेंसी की कंडीशन क्यों है? क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 किया और इक्वल टू 0 करने पे टेंजेंट बनता है। और याद करने के लिए c क्या है यहाँ पे, कोई बताओ जल्दी से। व्हाट इज c है? What is c here? y is equals to mx plus c था। c क्या है? y कांस्टेंट। इंटरसेप्ट। Y. c is y इंटरसेप्ट। जो लाइन का y इंटरसेप्ट है, जो गिवन लाइन है उसका y इंटरसेप्ट है। अगर c ग्रेटर देन प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा? नो इंटरसेक्शन। नो इंटरसेक्शन। और c लेस देन प्लस माइनस रूट r प्लस 1 एम स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा? सीकेंड। सोचो यहाँ पे एक ग्रेटर, इसकी जगह मैं ग्रेटर देन 0 कर दूंगा तो c स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाएगा, राइट? तो c शुड बी लेस देन प्लस माइनस r 1 प्लस एम स्क्वायर, तो सीकेंड मिल जाएगा। ग्रेटर देन 0 वाले के लिए लेस देन मिल जाएगा c, और लेस देन 0 वाले के लिए ग्रेटर देन c स्क्वायर मिल जाएगा। समझ रहे हो सब लोग क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आयुष, मैं ये कह रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करूंगा ना तो c राइट हैंड साइड जाएगा तो c लेस देन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई c लेस देन प्लस माइनस r करोगे तो सीकेंड मिल जाएगा। c ग्रेटर देन प्लस माइनस r करोगे तो नो इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और c इक्वल टू कंडीशन फॉर टेंजेंसी है। अब इसका ये मतलब हो गया ना, आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे कि मुझे क्या पता था, मुझे स्लोप ऑफ लाइन, और देखो कोई भी लाइन को ना टैंजेंट होने के लिए, फॉर एनी लाइन टू बिकम टैंजेंट, उसका जो c होता है ना, फॉर दिस लाइन टू बिकम टैंजेंट c शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। c शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर फॉर एनी सर्कल। एनी सर्कल कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो दिस लाइन विल बिहेव एज अ टैंजेंट। अच्छा, ये दो टैंजेंट क्यों आ रहे हैं? c की दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर एक पॉजिटिव m और एक नेगेटिव m, ऐसा कुछ हो क्या? m क्यों नेगेटिव होगा? c की दो वैल्यूज पॉजिटिव नहीं, और नेगेटिव आ मतलब रही है। दो सेम m के लिए। वेरी गुड। सेम m के लिए दो लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं। देखो, दो टैंजेंट पॉसिबल है ना सेम स्लोप के लिए। कैन एवरीवन सी? Yes. यस सर। दैट इज व्हाई मेरी दो वैल्यूज मिल रही हैं, क्योंकि सेम यूनिक स्लोप कैन गिव यू टू टैंजेंट्स। एक स्लोप पे सर्कल पे दो टैंजेंट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है? यूनिक, लिख लो इस लाइन को, यूनिक स्लोप will give two tangents। तो उनमें बस इंटरसेप्ट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि स्लोप पैरेलल है तो हमेशा एक सर्कल पे दो टैंजेंट्स पॉसिबल होते हैं। सेम स्लोप के दो टैंजेंट्स पॉसिबल होते हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है आर्या?
C is equal to plus minus R under root 1 plus m square. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा? y is equals to mx प्लस माइनस c की जगह r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर लिख सकता हूँ. Yes. y is equals to, तो ये टैंजेंट हो जाएगा अगर मुझे स्लोप गिवन है तो. ये खैर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बस मेंशन कर दिया है मैंने. ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सबको क्लियर हो गया. ठीक है, बाकी सब टॉपिक सीकेंट और नॉन इंटरसेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टैंजेंट इंपॉर्टेंट है. तो टैंजेंट ध्यान से समझना. ठीक है, अच्छा ये दोनों पैरेलल टैंजेंट्स हैं. अब देखो ये चीज मैंने किसके लिए की थी? ये चीज मैंने की थी कि उस वाले सर्कल के लिए की थी, बेसिक वाला जो सर्कल है उसके लिए की थी. राइट नाउ व्हाट हैपेंस इफ सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन हो जाएगा? तो देख लो उसके लिए भी. मान लो मेरे सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx. एक सेकेंड रखना. मान लो मेरे सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इस टाइप से मेरी सर्कल की इक्वेशन हो गई. तो इसके लिए क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास सर्कल है. ठीक है, मुझे सर्कल की इक्वेशन पता है s इज इक्वल्स टू 0, दिस इज s इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो मुझे सेंटर पता रहेगा. मुझे एक लाइन की इक्वेशन पता है. मुझे एक लाइन की इक्वेशन पता है. मुझे बस निकालना है कि मुझे एक लाइन की इक्वेशन पता है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0. lx प्लस my प्लस n क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी c यूज कर चुके हो. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी नहीं ले रहा, मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नहीं ले रहा हूँ इस तरह से लिख के. तो सॉरी, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे मैं बोल सकता हूँ कि कोई लाइन जो होगी वो टैंजेंट होगी, सीकेंट होगी. हाउ कैन आई से? you know the distance, you know the radius, you know the center of the circle, you know the line. So how can you say that the line will behave as secant, tangent or no तो वो intersection? नीचे वाला लाइन का इक्वेशन है ना? हाँ, ये लाइन की इक्वेशन है. सर ऐसे कोई एक्स और वाई की वैल्यू जो सर्कल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और लाइन को भी सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब वो लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा. तो ऐसे अगर देखो इसको एक मैं वैल्यू हुए, देखो एक चीज समझना बेटा, इसको भी मैं अलजेब्रा से कर सकता हूँ. y इज इक्वल टू mx प्लस c और ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस जो भी है, इसको भी मैं अलजेब्रा से कर सकता हूँ. बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि वहां पे मेरे पास और वेरिएबल्स हो जाएंगे, g और f भी हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और जो रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा नहीं आएगा कि याद कर सको. जैसे यहाँ पे आ गया प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. तो कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड सोचो. सर ये आपने कौन सा चालू किया सर? ये ब्लू वाले से मेरा वीडियो लैग हो गया था. ब्लू वाले से मैं समझा नहीं, सॉरी. सर नहीं सर, अभी ये दो पैरेलल टेंजेंट के बाद आपने क्या बताया? अभी तो तुम थे, यही तो बताया कि मान लो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर नहीं होकर के कोई जनरल इक्वेशन है तो कैसे निकालोगे? नहीं सर, वो बीच में सर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो, मतलब नेट नहीं था ना तो ठीक से अरे भाई समझा मैं नहीं. यही बताया, बस यही बताया. मेरे पास कोई सर्कल की जनरल इक्वेशन दी हुई है एंड एक लाइन दी हुई है. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट सर्कल जो ओरिजिन पे है, हाउ कैन आई फाइंड कि क्या होगा? अलजेब्रा नहीं यूज कर सकता हूँ मैं.
क्वेश्चन पूछा है। हाउ कैन आई फाइंड कि मेरा जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, कैसे निकाल सकते हैं? एनीवन? सर पहले सेंटर निकालेंगे, फिर उसके बाद सर वो जो पिछले वाले ऊपर वाले में हमने किया था ना, प्लस माइनस √1 प्लस m स्क्वायर, सर फिर उससे मतलब वो जितना x प्लस उतना लेंगे सर c को। नहीं, देखो अलजेब्रा से नहीं करना है ना बेटा। देखना ये चीज, क्या इस सेंटर से इस गिवन लाइन पे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बताओ पूर्वा, कैन आई फाइंड इट? आई Yes. हैव दिस पॉइंट, आई नो द लाइन, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? हाँ लेट्स सर। से दिस इज पॉइंट P। तो अगर OP इज इक्वल्स टू मेरा रेडियस आ गया तो क्या लाइन टैंजेंट हो जाएगी? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, और OP लेस देन रेडियस हो गया तो लाइन कैसी हो जाएगी? सेकंड। सेकंड। Second. Second. सेकेंड। एंड OP ग्रेटर देन R पे नॉन No इंटरसेक्शन। intersection. नो इंटरसेक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ऊपर वाला टॉपिक नहीं बताता तो आप नहीं कर सकते थे। अगेन वही है कि सोचने की बात है, ठीक है। तो ये देखो, इस मेथड को जहां पे ये चीज मैं कर रहा हूँ ना, इस मेथड को आई विल बी सेइंग P इज इक्वल्स टू R। P इज इक्वल्स टू R मतलब R यहाँ पे रेडियस है, P यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब भी मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा ना तो मैं बोलूंगा P इज इक्वल्स टू R अप्लाई कर दो, P इज इक्वल्स टू R अप्लाई कर दो, क्योंकि ये चीज मैं बहुत बार यूज करूंगा सर्किल में। इवन आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना, देखो सर्किल के क्वेश्चन में अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो 70% ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं। ये रामबाण मान लो इस चीज को कि सर्किल के क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो 70% ऑफ द क्वेश्चन समझ में तो आ ही जाता है। 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके बुकलेट में होंगे या कहीं भी लगाओगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे हो जाते हैं। 30-40% क्वेश्चंस में ही ऐसा होता है कि आपको कुछ और मेथड या किसी और अप्रोच से जाना पड़ता है। चाहे तो आप देख लो अभी जो मैंने ये वाला बताया है, या कल मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, उससे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल, सब पे मैंने परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉप किया है। तो सारी चीजों को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले मैं वाले में चाहूँ क्यों नहीं ऐसा परपेंडिकुलर यूज किया? क्योंकि एक जनरल मेथड भी तो समझाना चाहिए ना। हर बार मैं क्वेश्चन को ज्योमेट्री से थोड़ी ना कर सकता हूँ, फॉर्मूला भी तो बताना ही है ना मुझे। परसों चलेगा ना वैसे भी जब। एकदम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये तो रामबाण है ना, ये तो मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। एडिशनली ये मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, बुक में पढ़ोगे तो सिर्फ इतना ही मिलेगा। C इज इक्वल्स टू प्लस माइनस R √1 + m²। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन देखो किस तरह से बिना मेरे पढ़ाए भी आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते थे? सबके दिमाग में ये बता रही है? हाँ सर, सोच सकते थे। बस यही चीज है। अब देखो जैसे यहाँ पे मतलब इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैं बहुत टफ फॉर्मूला नहीं बताने जा रहा हूँ। मुझे बस P इज इक्वल्स टू R अप्लाई किया, P इज इक्वल्स टू R मतलब रेडियस से चेक किया कि उसका रिलेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, और जैसे ही रेडियस से उसका रिलेशन मिल गया मुझे पता चल गया टैंजेंट है, सीकेंट है, नो इंटरसेक्शन है, सब काम हो रहा है मेरा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो कि मेरे पास एक सर्किल है x² - 10x + y² इज इक्वल्स टू 0, एंड एक लाइन है मेरे पास 3x + 4y इज इक्वल्स टू लैम्डा। x² - 10x + y² is equals to 0 is a circle that I have, and I have a line 3x + 4y is equals to lambda. Now I want for the given line to behave as tangent find lambda find करो। For the given line to behave as tangent, कि tangent की तरह act करे वो given line for the given circle,
as tangent to the given circle. Find lambda. तो एक बार निकालो. क्या है लैम्डा की वैल्यू? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. सर -10 और 40. राइट, सही है. दो वैल्यूज क्यों आ रही है तब में? क्योंकि सेम स्लोप के लिए दो टेंजेंट हो सकते हैं. सेम स्लोप के लिए दो टैंजेंट हो सकते हैं सर्किल में. ठीक है, तो एवरीवन कैसे करना है पता है ना स्टेप्स? यहाँ पे सेंटर कितना है? लैम्डा. सेंटर लैम्डा है, मार खाओगे. नहीं नहीं नहीं. 5,0. ठीक है, हाँ 5,0. तो 5,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. रेडियस कितना है यहाँ पे? 5. रेडियस 5 है. ठीक है, देखो सी है नहीं, तो जो जी स्क्वायर का रूट लोगे वही से रेडियस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा. तो देखो क्या करना है मुझे, 3x + 4y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, उसको रेडियस से इक्वेट करना है. बेसिकली p इज इक्वल टू r अप्लाई करना है टैंजेंट के लिए. तो मैंने क्या किया, 3 टाइम्स ऑफ 5 15 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 0 माइनस लैम्डा अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 किया. तो यहाँ से आई एम गेटिंग 15 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 25, या 15 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस 25. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, और 15 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू -25. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40. समझ में आया सबको? P इज इक्वल टू R का क्या मतलब है? निशी क्लियर है बेटा? मुक्ति, निशी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो P इज इक्वल टू R से बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है मेरा. अब देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो निकलवा दी जनरल्स के लिए, इसके लिए तो निकलवा ही नहीं, सीधे मैंने ये रिलेशन बता दिया. ठीक है, क्यों नहीं निकलवाई उसका एक रीजन है, क्योंकि अब मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, वहाँ पे हम ये चीज़ करेंगे. यहाँ पे मैं ऊपर वाले मेथड से नहीं, अलजेब्रा से नहीं, इसी वाले मेथड से निकालूंगा कि जनरल सर्कल के लिए, फॉर एनी जनरल सर्कल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आएगी. ठीक है, ये अभी निकालते हैं. तो आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आया होगा. पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल. तो पोजीशन ऑफ अ लाइन की अगर बात करोगे तो पोजीशन ऑफ अ लाइन कैन बिहेव एज अ secant, can behave as a tangent, can have no intersection with a given circle. ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग कंडीशन पड़ी कि मान लो मेरे पास कोई जनरल सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, और कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसकी कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या होगी? कंडीशन ऑफ टैंजेंसी विल बी c इज इक्वल टू प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. r इज रेडियस, c इज y इंटरसेप्ट. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इस चीज को एक तरह से और सोच सकते हो. अच्छा, यहाँ पे +-2 आने का मतलब है कि स्लोप, सेम स्लोप के लिए यू कैन हैव 2 टेंजेंट्स पॉसिबल.
ठीक है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे, जैसा कि फिगर में मैंने बना के दिखाया भी है। देन मैंने आप लोगों को बोला कि अगर एक जनरल सर्किल है तो इतना दिमाग नहीं लगा करके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं याद करके, मतलब याद करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज इम्पॉर्टेंट, उसको नहीं अवॉइड कर सकते हो, वो चीज़ याद करनी है। बाकी सारी चीज़ों में दिमाग नहीं लगा करके सीधे P इज इक्वल टू आर भी कर दोगे ना तो भी रिजल्ट मिल जाता है। उसका मैंने आप लोगों को नीचे एक एग्जाम्पल भी कराया कि कैसे किसी भी सर्किल के लिए आप बता सकते हो कि कब कोई कैसे कोई लाइन टैंजेंट की तरह बिहेव करेगी, कैसे कोई लाइन सीकेंट की तरह बिहेव करेगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर होगा। ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूँ बेटा, प्लीज मना मत करना। हाँ सर। क्लियर है ना? ठीक है। यस Yes, sir. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब हमने सीख लिया कि लाइन कैसे कैसे बिहेव कर सकती है, सीकेंट की तरह बिहेव कर सकती है, टैंजेंट की तरह बिहेव कर सकती है, नो इंटरसेक्शन की तरह बिहेव कर सकती है। तो अब स्पेसिफिकली हम टैंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टैंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन टैंजेंट हो गई तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन जब उसकी इक्वेशंस निकालनी पड़ सकती है हमें, इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो देखो टैंजेंट्स में सबसे पहला टॉपिक दैट विल बी स्टडीइंग इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स। अब देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले स्लोप फॉर्म जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, स्लोप फॉर्म जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई सर्किल हो गया, ठीक है, ओरिजिन वाला कोई सर्किल हो गया, ठीक है, तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ स्लोप कितनी आएगी, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या होगी जल्दी से बताओ, ऊपर पढ़ा चुका हूँ, mx प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का स्लोप फॉर्म का मतलब है कि आपको स्लोप मेंशन्ड होगा, आपको स्लोप गिवन होगा लाइन का। तो अगर आपको स्लोप लाइन का गिवन हो गया तो लाइन की इक्वेशन आप लिख, और सर्किल की इक्वेशन गिवन है तो सीधे आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको स्लोप गिवन है तो आपको पता रहेगा कि क्या स्लोप रहेगा। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन गिवन है आपको, तो स्लोप फॉर्म से सीधे आप इक्वेशंस लिख सकते हो ना। जैसे मान लो आपको स्लोप दे दिया, अगर आपको बस सर्किल पता रहेगा तब तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स पॉसिबल है उस पर, बट अगर आपको स्लोप दे दिया तो सिर्फ 2 टैंजेंट्स पॉसिबल हो जाएंगी, राइट। तो आप दोनों टैंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट ऊपर, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ सर्किल इज नॉट एट ओरिजिन, जब सर्किल ओरिजिन पे नहीं है तो क्या होगा। तो देखो सेंटर मेरा माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा, और ये जो लाइन है मेरी, this line will be acting as tangent. Okay. Tangent ही मान लो, थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ये tangent की तरह बिहेव करेगी, तो इस लाइन को मैं y is equals to mx plus alpha ले रहा हूँ, ठीक है। और m नोन है मुझे, अल्फा नहीं नोन है मुझे, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये x1 कॉमा y1 है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं था, उसके बाद फिर मैंने एक रैंडम लाइन ली y इज इक्वल्स टू mx प्लस अल्फा, और मैंने एक p पॉइंट ले लिया जहाँ पे जिस पॉइंट पे टैंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को आई कैन राइट एज y, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ mx, ठीक है, माइनस y प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, राइट। हाँ सर। अब अगर मैं p इज इक्वल्स टू r अप्लाई करूंगा बिकॉज दिस इज रेडियस, ठीक है, p इज इक्वल्स टू r होगा फॉर टैंजेंट, p इज इक्वल्स टू r होगा फॉर टैंजेंट, समझ रहे हो ना सब लोग। p इज इक्वल्स टू r का मतलब इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, उसको रेडियस से इक्वेट कर देंगे। तो देखो इस लाइन में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ माइनस g प्लस f
प्लस अल्फा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ बस। अच्छा, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद है ना किसी पॉइंट से लाइन का? इतनी देर से मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने पूछा ही नहीं। हाँ, याद है ना सबको? तो बस उसी में इस पॉइंट का सब्स्टिट्यूट किया इस लाइन में। तो m टाइम्स ऑफ माइनस जी माइनस ऑफ माइनस एफ विच इज प्लस एफ प्लस अल्फा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस p इज इक्वल्स टू r। अब देखो रेडियस को क्या मैं रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख सकता हूँ? हाँ सर। ठीक है, वो लिख दिया। और क्या किया मैंने इसको अंडर रूट इधर? में आएगा ना क्या सर? आर स्क्वायर था क्या? आर था? नहीं नहीं r नहीं। था, p इज इक्वल्स हाँ टू सर। r में तो r ही रहेगा ना। हाँ वही। तो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। m टाइम्स ऑफ माइनस जी प्लस एफ प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस माइनस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मॉड हटा दिया है, देखना ध्यान से, इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 1 स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, अल्फा बीइंग द ओनली अननोन वेरिएबल, क्योंकि मुझे स्लोप पता है, मुझे सेंटर पता है, मुझे यहाँ पे इसको भी मैं हाँ यहाँ पे ये तो सी ही रहेगा ना। ये सी क्यों है यार, पता है ना सबको? व्हाई इज इट सी? हाँ हाँ, कि ये सी सर्किल वाला सी है। ठीक है? तो ये सर्किल वाला सी है। ये जो यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखते हो सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 2f2fy प्लस सी, वो वाला सी है वो। ठीक है, अल्फा इज लाइन वाला। तो बस मुझे अल्फा नहीं पता है, तो मैं अल्फा को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। इफ आई विल बी डूइंग सो, तो देखो क्या होगा। ठीक है, एम जी माइनस एफ प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को आर ही बोल दो, फालतू इसको चेंज किया, इसको आर ही बोल दो, रेडियस ही बोल दो। तो क्या सबको दिख रहा है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या चेंज आ रहा है? चलो अगर नहीं दिख रहा तो वापस से एक बार देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या अल्फा को मैं, कैन आई रिप्लेस अल्फा एज, देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस अल्फा था, ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस अल्फा था। तो क्या मैं अल्फा को y माइनस mx से रिप्लेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अल्फा को अगर मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx प्लस mg माइनस f प्लस mg माइनस f प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और देखो ये इस f को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो क्या हो रहा है, y प्लस एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे m कॉमन ले रहा हूँ, तो x प्लस जी प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। वो कितनी प्यारी सी चीज मिल गई मुझे, कितनी प्यारी सी एक इक्वेशन मिल गई। मेरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो थी ना, वो वैसी की वैसी ही रही। अल्फा को अभी मैं इस तरह से ही रिप्लेस कर रहा हूँ, बट अगर मेरा सेंटर चेंज होता है ओरिजिन की जगह, तो इक्वेशन में कहाँ पे चेंज आ रहा है?
इक्वेशन में क्या चेंज आ रहा है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है मुझे। इक्वेशन में मुझे कहाँ पे चेंज आ रहा है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मुझे यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब देखो अगर मैं सेंटर को 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y = mx + -r √1 + m² ही मिल रहा है। मुक्ति, center is at 0,0, so will am I getting y = mx, f की जगह 0, g की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y = +-r1 + m² मिल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है? y = mx + -r √1 + m² होती है, लेकिन ये सेंटर 0,0 होता है। अगर सेंटर 0,0 की जगह कुछ और है, -g, -f है ना, तो मुझे क्या करना है, y में वो सेंटर ऐड करना है। बेसिकली y में वो सेंटर सब्सट्रैक्ट करना है, y में वो सेंटर सब्सट्रैक्ट करना है, y - -f, तो y + f हो जाएगा। तो बेसिकली y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1 ± r √1 + m²। ये कंडीशन ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट डायरेक्टली हो जाएगी मेरी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टली टैंजेंट लिखने का मतलब समझ में आया सबको कि अगर मुझे स्लोप गिवन है तो कैसे लिख सकते हैं? हाँ Is सर। this clear everyone? सर ठीक है। वो m × x + g है ना? हाँ, m × x + g। जैसे अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल देखो, मैंने इक्वेशन क्या दी थी, x² - 10x + y² = 0, और लाइन क्या दी थी, 3x + 4y = लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर क्या था, सेंटर वॉज 5,0 और रेडियस क्या था, रेडियस वॉज 5। तो देखो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट y1 = m x - x1 ± r √1 + m², ये होता है। देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, जो ऊपर मैंने आप लोगों को p = r अप्लाई करके लिखा था, आप उसको यहाँ से भी अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = m, स्लोप कितना गिवन था, स्लोप कितना है यहाँ पे, -3/4, राइट। तो -3/4 x - 5 ± r कितना दिया हुआ है, 5 √1 + m², तो √25/4 कितना आएगा, (5/4). देखो 4 अगर इधर 4 कॉमन लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 4y = -3x + 15 ± 25। तो इक्वेशन क्या आ रही है, 4y = -3x, एक तो +40 आ जाएगा, और 4y - 3x = -3x -10 आ जाएगा। दिख रहा है सबको, लैम्डा की वैल्यू 40 और 10 मिल गई यहाँ से। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि क्या है ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है अगर मेरा सेंटर ओरिजिन पे नहीं है उसके लिए। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विद सेंटर -g, -f। सॉरी, तो आई होप दिस इज क्लियर। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो अगर स्लोप मुझे पता है तो नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाती है, y = mx ± r √1 + m²। अगर सेंटर कुछ ओरिजिन की जगह कुछ और है तो y - k = m x - h, मतलब x और y में वो सेंटर के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी इक्वेशन सेम ही रहती है। तो याद रहेगा सबको ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म इज, सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म इज
पॉइंट फॉर्म। अब ये मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा ना पॉइंट फॉर्म कि पूरे कोनिक्स में you will not have to learn anything from this point form. by default दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि पूरे कोनिक्स में पॉइंट फॉर्म एक ही मेथड पे फॉलो होती है और वो मेथड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो ठीक है, स्लोप फॉर्म हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज पॉइंट फॉर्म। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, समझ में आया या नहीं आया मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग खोल के बैठना। और डेरिवेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो इतना सूदिंग रिजल्ट है कि टैंजेंट की इक्वेशन ये चुटकी बजा के लिख सकते हो। देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन नोन है आपको, s इज इक्वल टू 0। और पॉइंट फॉर्म के लिए जैसे स्लोप फॉर्म में आपको स्लोप गिवन होता है, तो पॉइंट फॉर्म में आपको एक पॉइंट दिया रहेगा जिसपे आपको टैंजेंट बनाना रहेगा, जिसमें आपको टैंजेंट बनाना रहेगा। तो लेट्स से दैट पॉइंट इज x1, y1, ठीक है। तो ये टैंजेंट हो जाएगी मेरी उसकी। सर्कल नोन है तो सेंटर मुझे पता है, सेंटर इज -g, -f, सेंटर इज -g, -f। अब देखो स्लोप ऑफ OP लाइन और स्लोप ऑफ टैंजेंट हमेशा -1 होंगे ऑलवेज, क्योंकि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करती है पास होती है टैंजेंट पे वो 90 डिग्री होती है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। हाँ सर। तो ये हमेशा ये रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है। तो m ऑफ OP अगर निकालने को बोलूं तो m ऑफ OP भी कितना आएगा, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और mt अगर निकालने को बोलूंगा तो वहां से इसका इस इक्वेशन की हेल्प से mt निकाल सकते हो। हाँ या ना? हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा कर क्यों ना हो ना, देखो मुझे इस टैंजेंट की इक्वेशन चाहिए बेटा, मुझे ये जो टैंजेंट टी लाइन है ना इसकी इक्वेशन चाहिए। तो मुझे एक पॉइंट तो पता है जहां से ये पास कर रहा है, आई नो अ पॉइंट थ्रू व्हिच दिस इक्वेशन इज पासिंग, दिस लाइन इज पासिंग, बट for to write the equation of that line I require the slope of that line as well, right? मुझे उस लाइन का स्लोप भी चाहिए टैंजेंट का, तो that is why I am using this thing कि मुझे स्लोप ऑफ टी चाहिए। तो मुझे स्लोप ऑफ टी के लिए मुझे पता है कि ओपी से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैंने स्लोप ऑफ टी निकाला है। तो यहाँ तक सबको समझ गया होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो मुझे एक पॉइंट पता है, मुझे स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो? यस सर। इक्वेशन टी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ये है माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f x माइनस x1, x माइनस x1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। और इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड कर लो तो देखो यहाँ पे आ रहा है y1, कॉपी में खुद से भी करते रहना, प्लस yf माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1f इज इक्वल्स टू माइनस x1, ठीक है, प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx प्लस gx1, ठीक है। ये आएगा एक्सपेंशन करने के बाद। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे नेगेटिव वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ और इधर के नेगेटिव वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है, x1 प्लस y1 प्लस yf प्लस gx इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये x1 स्क्वायर है, यहाँ से y1 स्क्वायर आ रहा है, प्लस gx1 प्लस fy1।
यहाँ तक सबको क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट जो किया है वो सबको समझ में आ गया? उसके आगे मैं बढ़ूंगा फिर आराम से। देखो अभी तक मैंने क्या किया है, हम पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे एक पॉइंट दिया होगा जहाँ से टैंजेंट पास होगा, उसकी इक्वेशन लिखनी है मुझे। तो पॉइंट फॉर्म में मुझे पॉइंट पता था, मुझे स्लोप निकालने के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ की और स्लोप निकाल दिया। फिर मुझे एक पॉइंट पता है, मुझे एक स्लोप पता है, तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो मैंने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको पॉजिटिव कर दिया, लेफ्ट एंड राइट एडजस्ट करके सबको पॉजिटिव कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो देखो, क्या ये मुझे S1 टाइप का कुछ दिख रहा है राइट हैंड साइड पे? कुछ टर्म्स मिसिंग है, बट कैन आई सी राइट हैंड साइड इज लुकिंग लाइक S1? S1 क्या है? अगर x1 y1 को पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c1, ऐसा कुछ होना चाहिए था, राइट? S1 समझते हो ना सब लोग? एवरीवन अंडरस्टैंड्स S1? S1 इज कि सर्कल की इक्वेशन s इज 0 में मैंने कोई पॉइंट p x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो उसको मैं S1 बोल रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c ऐड करूंगा तो क्या ये S1 बन रहा है राइट हैंड साइड पूरा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1, बताओ। नहीं समझ रहा है? हाँ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये s इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसमें मैं कोई x1 y1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हो जाएगा ना? इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस एज S1। और क्योंकि पॉइंट टैंजेंट के लिए तो पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेगा, तो x1 y1 विल बी सैटिस्फाइंग। समझ रहा है सबको अभी क्या बोल रहा हूँ? S1 क्या है? तो ये इसको S1 बनने के लिए मुझे gx1 एक ऐड करना पड़ेगा, एक fy1 ऐड करना पड़ेगा और एक c ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा। हाँ बाकी लोग नहीं समझ रहा? समझा सर। ठीक है, तो अगर एक साइड ऐड करूंगा तो दोनों साइड एडिंग करना पड़ेगा, एडिंग दिस बोथ साइड। अब अगर एक सो बोथ साइड ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड तो S1 है, ठीक है, राइट हैंड साइड S1 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? देखो x1 प्लस y1 प्लस, देखो ये और ये यहाँ से f कॉमन ले सकता हूँ तो y प्लस y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। gx और इसमें g कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस x1 लिख सकता हूँ और प्लस c इज इक्वल्स टू S1। ये हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज ऑन स्पॉट पूछो। आई नो डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये डेरिवेशन हम बहुत बार करने वाले हैं यूज इसका, तो समझ में आएगा तो एडवांस के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बताओ समझ में आ रहा है सबको? क्या हो गया बच्चों को, सब चले गए क्या? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा आयुष? सर वो आपने ऐड क्यों किया? ये मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा ना कि सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ऐसा कुछ बन जाएगा वो। हाँ देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है।
अब अगर सर्किल की इक्वेशन ये होती है, इसमें कोई पॉइंट x1 y1 सर्किल पे लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊंगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा 2gx1 + 2fy1 + c इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब मेरे पास 2gx1 2fy1 + c नहीं था, मेरे पास था x1² + y1² + gx1 + fy1, ऐसा दिखा हुआ था। तो मैंने अपनी तरफ से gx1 + fy1 + c ऐड कर दिया। इसको ऐड करने की वजह से ये 2gx1 2fy1 और c बन गया। तो मैं इसको s1 बोल सकता हूँ अभी, हाँ बस वही किया है ये अपनी तरफ से, क्योंकि ये पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है, तो अपनी तरफ से वो ये तीनों चीजें ऐड कर दी, दोनों तरफ ऐड कर दी, जिससे की वजह से ये S1 बन जाए, मतलब S1 बन जाए। S1 बनने का मतलब वो पॉइंट इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। उससे क्या होगा, देखो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन सर्किल, तो राइट हैंड साइड को मैं पूरा 0 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई पॉइंट सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब वो पॉइंट की वैल्यू रखते ही वो पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जा रहा है ना। देखो 0 हो रहा है ना, हाँ S1 रखते ही 0 हो जाएगा, तो ये पूरा राइट हैंड साइड मेरा 0 हो गया। तो इसलिए मैंने आयुष सब्स्टिट्यूट किया है कि मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर सकूं। ये 8 वेरिएबल लेकर के चलने की जगह ना, ये 3 वेरिएबल ऐड करने की वजह से मेरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो गई। अभी समझा थोड़ा आयुष? हाँ सर समझा। ठीक है, तो ये चीज की मैंने, इसलिए मैंने दोनों तरफ ऐड किया। अब देखो ये जो मेरे पास रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, तो मैं हेल्प करूंगा। दिस इक्वेशन x(x1), ठीक है, जो मेरी टैंजेंट की इक्वेशन है ना, दिस इज माय टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, x(x1) + y(y1) + g(x+x1) + f(y+y1) + c इज इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से देखो तो मेरी सर्किल की इक्वेशन भी कुछ इसी टाइप की होती है, +2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। कुछ इसी टाइप की इक्वेशन आप लोगों को दिख रही है। कुछ चीजों का रिप्लेसमेंट किया है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x² को रिप्लेस किया है x(x1) से, y² को रिप्लेस किया है y(y1) से, x को रिप्लेस किया है x+x1/2 से। देखो x को x+x1/2 से रिप्लेस किया है, y को रिप्लेस किया है y+y1/2 से। दिख रहा है सबको? अरे 2y को y+y1 से रिप्लेस किया है, तो y को y+y1/2 से किया है। दिख रहा है? Yes, sir. और ये जो रिजल्ट है ना, this is the result that will be followed in all the conics, parabola, ellipse, hyperbola, हर जगह ये रिजल्ट फॉलो होगा कि जो आपकी इक्वेशन है, उसमें x² को x(x1) से रिप्लेस कर लो, y² को y(y1) से रिप्लेस कर लो, x को x+x1/2 से रिप्लेस कर लो, y को y+y1/2 से रिप्लेस कर लो। अब सर्किल है तो सर्किल में xy वाला टर्म नहीं आता, बट अगर xy वाला टर्म आएगा तो xy वाले टर्म को xy1 + yx1/2 से रिप्लेस कर लो। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में ये टर्म भी आएगा। ये 5 चीजें अगर आपने याद कर ली तो ये 5 चीजें सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह काम करेगा। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीवेयर दिस थिंग विल वर्क। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा क्या, इसको आई विल बी सेइंग एज t = 0, मतलब टैंजेंट की इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दिया। दिस इज माय टैंजेंट की इक्वेशन, इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, राइट हैंड साइड पे S1 करके इसको 0 कर दिया। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है, y² = 16x, y² = 16x। अब आपको पता है कि 1,4 जो है वो पैराबोला पे लाई करेगा, राइट।
तो मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है मेरे पास, और मुझे एक पॉइंट दिया है 1,4 जिसपे मुझे टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो देखो व्हाट दिस सेज इज कि मैं वाई स्क्वायर को सॉरी वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करूं, तो वाई वाई वन से रिप्लेस करूंगा। what this rule says is कि x को x plus x1 by 2 से रिप्लेस करो, x plus x1 by 2 से रिप्लेस करूंगा, y1 is 4, x1 is 1, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4y is equals to 8x plus 8, या y is equals to x plus 2। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगी, सीधे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू इज कि अगर मुझे कर्व पे कोई भी पॉइंट पता है, कर्व पे कोई भी पॉइंट पता है x1, y1, उस कर्व के पॉइंट के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि वाई स्क्वायर को, जो भी गिवन कर्व है मेरे पास 2D कर्व मतलब जो कोनिक्स वाली कर्व है, उसमें वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल समझ में आया कैसे करना है? इज दिस क्लियर? जल्दी बोलो, पॉइंट फॉर्म पता चल गया, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। चलो जैसे मान लो, नोट कर रहे हो क्या सब? एवरीवन इज नोटिंग नाउ? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो पहले, फिर पूछता हूँ। तो नोट दिस थिंग डाउन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई वन बाई टू, और एक्स वाई को ये कन्वर्जन याद रखोगे, बस सारे कोनिक्स के टैंजेंट्स लिख सकते हो जब आपको पता रहे कोई पॉइंट कर्व पे जिस पे आपको टैंजेंट लिखना है, wherein you want to write the tangent. एग्जाम्पल लिख लो। हो गया बेटा, सबने लिख लिया? Thanks, sir. then मैं आयुष, जयदीप, वेदांत लिख लिया सबने? एक चैतन्य भी था, वो क्यों नहीं आ रहा? एनी आइडिया, एनीवन? दीपक, वेदांत, तन्मय, राज, चैतन्य क्यों नहीं आ रहा? ओके, उसका नेट इशू होता है। सब अनम्यूट करो एक बार, हाय बोलो, अनम्यूट करके एक बार। हाय सर। Hi, sir. Hi, Hi, sir. sir. Hi, मतलब sir. you guys are capable of answering but you do not answer, you choose not to answer, हैं? अब बताओ सबको समझ में आया ये नहीं कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? आया सर। समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है, कोई भी सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई पॉइंट इस सर्कल पे जो लाई कर रहा हो,
नहीं ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं लेते हैं। देखो ऊपर वाला ही सर्कल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 दिया है, तो 0,5 यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट? 0,5 इस सर्कल पे लाई कर रहा है, राइट? यस सर। तो Yes, sir. अब देखो टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करोगे, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू 25, x1 और y1 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 5y इज इक्वल्स टू 25, 0x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 25, तो y इज इक्वल्स टू 5। एक लाइन आ रही है, टैंजेंट मिल गया आप लोगों को। और देखो लॉजिकली भी क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस टाइप का कोई सर्कल होगा, 0,5 पॉइंट यहाँ लाई करेगा, इस पर टैंजेंट बनाओगे तो y इज इक्वल टू 5 ही आना चाहिए। हाँ सर। तो बस यही है कि कर्व पे अगर कोई पॉइंट आपको पता है, किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट अगर आपको पता है तो आप सीधे टैंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो पॉइंट फॉर्म से, ठीक है? तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है ये वाली, जस्ट बस आपको ये कन्वर्जन याद रखना है। तो दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारे कोनिक्स में काम करेगा। जैसे देखो मैंने पैराबोला भी सॉल्व करके बताया है। नाउ मूविंग अहेड, to parametric form. Next is parametric form. Tangent की लाइन में पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पॉइंट को r cos थीटा r sin थीटा लिख सकते हो सर्कल में, r cos थीटा r sin थीटा लिख सकते हो, राइट? पैरामीट्रिक सर। फॉर्म में, पैरामीट्रिक में r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया सर्कल का इक्वेशन। तो इसके टैंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स x1 प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट? Yes. और अगर इसके टैंजेंट की इक्वेशन ये हो गई और x1 और y1 आपको पता है, r cos थीटा r sin थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में ही पता है, लेकिन पता है तो आप रिप्लेस कर लो, r cos थीटा प्लस r sin थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या ध्यान से देखो तो r कॉमन लेकर के कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r, एंड दिस इज माय पैरामीट्रिक फॉर्म, दिस इज माय पैरामीट्रिक फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ याद करना है आपको, मतलब अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट दिया इंस्टेड ऑफ रेगुलर फॉर्म तो भी आपका वही मेथड एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको पता तो एक पॉइंट है ना अल्टीमेटली, और अगर कर्व पे कोई भी पॉइंट पता होगा तो बेसिक चीजें तो वही हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करोगे, जैसा भी होगा क्वेश्चन कर लोगे ना। इंस्टेड ऑफ रेगुलर पॉइंट अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में भी दिया रहेगा तो भी समझ रहे हो ना सब लोग क्या करना है। हाँ सर। हाँ सर। बस यही है। नेक्स्ट देखो एक और छोटा सा टॉपिक है नॉर्मल, ठीक है? तो नॉर्मल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे सर्किल में पढ़ाया भी नहीं जाता है कहीं पे भी, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में पढ़ाते हैं। नॉर्मल क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन ये है ना कि अगर आपको टैंजेंट पता है तो आपको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पता है। जैसे मान लो अगर मुझे टैंजेंट का स्लोप दे दिया, ठीक है, टैंजेंट का स्लोप दे दिया, तो देखो क्या होगा कि आपको पता है अगर मुझे टैंजेंट का स्लोप दे दिया तो आप टैंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, राइट? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर मुझे टैंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल टैंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। आप नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप भी लिख सकते हो, नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो।
अगर हाँ tangent का सर। स्लोप पता है तो। और अगर नॉर्मल का स्लोप निकाल दिए तो आपको पता होगा कि नॉर्मल जो है वो हमेशा ओरिजिन से पास, मतलब सेंटर से पास करता है, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है। तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता रहेगा, आपको एक पॉइंट पता रहेगा, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। हाँ एवरीवन ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वहां से निकल जाती है। नाउ लेट्स से अगर मुझे कोई पॉइंट दिया है, तो अगर मुझे कोई पॉइंट दिया है जहां पे मुझे नॉर्मल निकालना है, कोई भी पॉइंट दिया है, मुझे सेंटर भी पता है, मुझे ये पॉइंट भी पता है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल सकता हूं मैं, राइट? हाँ कोई पॉइंट पता है मुझे सर्कल पे, तो उस पॉइंट से मैं सेंटर से स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सर्कल का सारा नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होता है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक पॉइंट तो पता है कि जहाँ से सर्कल नॉर्मल हमेशा पास करेगा, दैट इज सेंटर। अगर मुझे कोई और भी पॉइंट दे दिया सर्कल पे, तो मैं सीधे नॉर्मल की इक्वेशन वहां से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे ये पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। तो अगेन इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा तो भी आप लिख सकते हो। तो आई डोंट थिंक इसको पढ़ाने की जरूरत है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ये अंडर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारी चीजें। और कोई पढ़ा, मैंने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया है, ना एचएम सर ने पढ़ाया है, ना उसके पहले वाले बैचेस में पढ़ाया गया था। सर्कल्स में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, और बुक में भी आप देखोगे तो बस इतना ही मेंशन रहेगा जितना मैंने बताया है, कि नॉर्मल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टैंजेंट, क्योंकि हमेशा टैंजेंट से परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर टैंजेंट स्लोप पता है, पॉइंट हमेशा आपको पता ही रहेगा, पॉइंट हमेशा आपको पता रहता है जहाँ से पास करेगा, दैट इज सेंटर। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज point of contact, point of contact। तो point of contact में देखो, जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेथड इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे मुझे एक सर्कल पता है, ठीक है, आई नो अ सर्कल। मुझे एक टैंजेंट की इक्वेशन पता है, आई नो द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट। तो टेल मी कि क्या मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है? अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता है, मुझे सर्कल की इक्वेशन पता है, तो क्या मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकता हूँ कि सर्कल पे कहाँ पे टच कर रहा होगा? हाँ सर। निकाल सकते हो ना, लेकिन ये जो प्रोसेस रहेगा ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ। तो देखो, लेट्स से मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, राइट? कोई भी टैंजेंट कभी इसी कंडीशन पे टैंजेंट बनेगा, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विल बी समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, राइट एवरीवन? फॉर दिस सर्कल, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस सर्कल के लिए ये टैंजेंट होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये आपको पता है। ऑल्सो टेल मी, अगर मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को x1 y1 लिख दिया, तो टेल मी कि कैन आई ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक दिस, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. If both equation represent same tangent, if both equation represent same tangent, same line को represent कर रहा है, तो coefficient of their ratios should be same, right? Coefficient of their ratios should be same. तो coefficient अगर दो लाइन सेम ही चीज है तो coefficient रेशियो, उनके coefficient का रेशियो सेम रहता है ना, दो लाइन अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, y1 by 1 is equals to minus x1 by m is equals to plus minus r square upon
आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर निकाल सकते हो यहाँ से। यहाँ से y1 इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। y1 को इससे इक्वेट कर लो थर्ड वाले से, x1 को थर्ड वाले से इक्वेट कर लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। r और m आपको पता ही होगा, बेसिकली r यहाँ पे एक स्क्वायर कैंसिल हुआ है, r और m आपको पता रहेगा तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिख सकते हो। तो एवरीवन प्लीज सी कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखा है और फिर दोनों इक्वेशंस क्योंकि सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहां से फिर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया। तो यूज दिस मेथड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट ना, कि इक्वेशन में मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दी रहेगी, उसको इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सर्कल की इक्वेशन में सिंप्लीफाई करोगे, एक वैल्यू को रिजेक्ट करोगे, एक वैल्यू को सॉल्व करोगे एंड फिर फाइनल आंसर आएगा। उससे बेटर मेथड है कि अगर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो सर्कल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिख लो फॉर दिस पॉइंट x1, y1 या h, के कोई भी पॉइंट ले लो और दोनों क्योंकि सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां से x1 और y1 की वैल्यू निकाल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू निकाल दो। तो मेथड समझ में आया सबको? यस सर। आयुष क्लियर है बेटा ये? वेदांत? यस सर। जयदीप? जयदीप तो Yes, चैट sir. करेगा। तो ये है मेरा दिस इज माइन everything that is related to tangents। तो tangent में मैंने क्या क्या बताया फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एक मैंने नॉर्मल, एक पहले मैंने आप लोगों को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई सबसे पहले कि कोई भी लाइन जो है वो किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेव करेगी, ठीक है। तो सीकेंट बन सकता है, टेंजेंट बन सकता है, नो इंटरसेक्शन बन सकता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए कि कोई भी लाइन जो है ना मेरी वो टेंजेंट हो सके। अगर c लेस देन हो जाएगा प्लस वही सेम इक्वेशन तो क्या कहते हैं सीकेंट बनेगा, ग्रेटर देन पे नो इंटरसेक्शन बनेगा। उसके बाद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है मेरे पास और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई। फिर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उसके बाद फिर मैंने यही चीज आप लोग को p इज इक्वल्स टू r से भी करके दिखाई है कि p इज इक्वल्स टू r से भी हो जाएगा। अगर मैं नहीं बताता ये सारे पॉइंट्स तो भी आप कर सकते थे। फिर मैंने टैंजेंट पे जंप किया है, फिर मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स बताई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में मैंने सबसे पहले स्लोप फॉर्म बताया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, बहुत सिंपल सा था। मैंने ये बताया कि स्लोप फॉर्म वाली जो इक्वेशन आती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसमें क्या चेंज करना पड़ता है अगर मेरा सेंटर ओरिजिन ना हो तो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल्स टू m x माइनस x कोऑर्डिनेट, बाकी पूरी इक्वेशन सेम ही रहती है। इसका मैंने क्वेश्चन भी करवाया। फिर मैंने आप लोग को बताया कि अगर कोई भी पॉइंट नोन है आपको किसी भी कर्व पे कोनिक्स में, तो एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 और xy को xy1 प्लस yx1/2 से रिप्लेस कर दोगे और वो पॉइंट x1 और y1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अपने आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकल जाएगा। इसके बेसिस पे मैंने दो क्वेश्चंस करवाए। फिर मैंने थर्ड फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म बताई। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी मुझे एक पॉइंट नोन था, बस वो r और थीटा के फॉर्म में नोन था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक जनरल इक्वेशन बता दी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। नॉर्मल के लिए मैंने बताया कि एक पॉइंट आपको हमेशा पता रहता है कि सेंटर से पास करेगा, स्लोप निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी रहती है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कि अगर मेरे पास कोई लाइन है तो वो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, अगर मान लो टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो एक इक्वेशन तो आपको दी ही रहेगी जो टैंजेंट होगी जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे, तो एक तो वो इक्वेशन। दूसरा, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को कुछ अज्यूम करके आप पॉइंट फॉर्म से, जो मैंने ऊपर पॉइंट फॉर्म बताया है, उससे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख सकते हो। नाउ बोथ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट शुड बी सेम। तो वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कंपेयरिंग द रेशियोज, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स निकालना, ये ज्यादा इजी मेथड है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया।
तो कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, कि if y is equals to c, if y is equals to c is a tangent, if y is equals to c is a tangent to the circle x square plus y square minus 2x plus 2y minus 2 is equals to 0 at 1 comma 1, then value of c, then find c. जल्दी बताओ। If y is equals to c, the tangent to the circle x square plus y square minus 2x plus 2y minus 2 is equals to 0 at 1 comma 1, then find c. जल्दी, इतना टाइम नहीं है। पॉइंट पता है, tangent की इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल के लिए, क्या होगी? x(x1) which is 1 plus y(y1), y1 is 1 minus 2 times of x plus x1 by 2, so minus x plus 1 plus y plus 1 minus 2 is equals to 0. कितना आ रहा है? x और x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -1 और यहाँ +1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2y minus 2 is equals to 0, तो y is equals to 1. तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1. 1. समझ में आया सबको मैंने क्या किया? x(x1) plus y(y1) minus 2 times of x plus x1 by 2 plus 2 times of y plus y1 by 2 minus 2, x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दो 1 comma 1, तो ये जो ये यहाँ से tangent बन रहा है और जो ये tangent है वो दोनों सेम ही होंगे ना। क्लियर? बाकी लोग? लाइन 3x plus 4y is equals to 25. 3x plus 4y is equals to 25. Touches circle. Touches circle. X square plus y square is equals to 25 at 3x plus 4y is equals to 25 touches the circle x square plus y square is equals to 25 at कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है जल्दी बताओ।
कितना है बेटा? क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो क्या? निशी हो मीटिंग में? देखो यहाँ पे इसकी टैंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या करोगे? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये एक सर्कल पे एक किसी पॉइंट पे x1, y1 पे ये टैंजेंट होगा। ठीक है, और you know that this line is already tangent, तो 3x plus 4y is equals to 25। तो कितना आ रहा है? y1 is equals to और x1 is equals to हेलो, सब हो यहाँ पे कि नहीं हो? सर हाँ, हेलो सर, y1 4 है क्या? y1 4 है और x1 3 है। 3 है। इतना टाइम क्यों लगा बेटा? अभी तो ऊपर मैंने मेथड समझाया है कि अगर इक्वेशन गिवन है आपको तो पॉइंट ले करके इक्वेशन लिख लो और फिर कंपेयर कर दो कोफिशिएंट। मेरा तो 1 मिनट में आ गया, 30 सेकंड में भी नहीं है लगा मुझे। इतना टाइम क्यों लग रहा था आप लोग को? कैसे कर रहे थे? इस लाइन को इसमें सिंप्लीफाई करने लगे थे क्या? जल्दी बोलो बेटा। जयदीप, जो मैंने अभी मेथड समझाया वो समझ में आया? तन्मय कहाँ हो? पूर्वा अनम्यूट करो। हेलो सर। यस सर। ये मेथड बेटा क्या कर रहे थे आप पूर्वा? ये आपका आंसर नहीं आ रहा था। सर नहीं, मेरा आंसर 3 और 4 ही आया था, पर लगा कि गलत है इसलिए। अरे तो डिस्कस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? गलत होता है तो मैं मारता थोड़ी ना हूँ वहां पहुंच करके। नहीं सर। हेलो सर। हाँ तन्मय बोलो। सर मेरा लास्ट 2-3 मिनट से थोड़ा लैग हो रहा था, इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा था। ओके ओके, देखो लेकिन ये वाला मेथड देखना सब लोग, क्या कर रहा हूँ मैं कि मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता है। अभी ऊपर ये चीज मैंने समझाई है, ठीक है, कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता है तो आप जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेट्स से उस पॉइंट को कुछ मान लो, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आप यहाँ से भी लिख सकते हो क्योंकि सर्किल की इक्वेशन पता है। और फिर दोनों का रेशियो कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। यही मेथड मैं यहाँ समझा रहा था, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता थी, किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको मैंने x1, y1 मान लिया, तो मैंने इसके लिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख ली। इसको t इज इक्वल टू 0 बोलते हैं ना, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 जब मैं बोलूँ तो समझ लेना कि x स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से एंड सो ऑन, वो रिप्लेसमेंट वाली चीज बोल रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू 0 करो, तो दिस t इज इक्वल टू 0 विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। रेशियोज कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Straight lines, if the straight lines
2x plus y plus 5 is equals to 0 and 4x plus 2y plus 15 is equals to 0 are tangents to a circle, are tangents to a circle. मेरे पास दो सर्कल्स दिए हुए हैं, दो tangents दिए हुए हैं सर्कल के, ठीक है. Then radius of the circle is, then radius of circle is, if the line this and this are tangents to a circle, then radius of circle is. क्या क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए? मुझे दो tangents की मैंने, कैसे मैं सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकता हूँ? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या ये दोनों tangents एक दूसरे से पैरेलल हैं? Can everyone see? हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल कर इसको हाफ कर डिवाइड बाई देंगे. 2 कर दें, ठीक है. तो ये तो एक मेथड हो गया. कोई और अल्टरनेटिव मेथड है किसी के पास कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 7/2 515/2 इज इक्वल टू 0. हम इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो क्या हो जाएगा c1 माइनस मतलब c माइनस डी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके डिवाइड बाई 2 कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये आ जाएगा, राइट. रेडियस आ जाएगा और कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, वो कर लोगे आप लोग. क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे 2.5 आ रहा है, 2.5 डिवाइड बाई रूट 5, तो बेसिकली 5/2 डिवाइड बाई रूट 5, 5/2 रूट 5, तो बेसिकली रूट 5/4 आ रहा है रेडियस, रूट 5/4 आ रहा है. बट इसको करने का कोई और मेथड? क्या सब कोई जानता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r
रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देता है, राइट? Yes. तो अगर मुझे m पता है, m कितना दिया हुआ है यहाँ पे, m इज -2, m इज -2 लूंगा, तो r रूट 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक मुझे r रूट 5 मिल रहा है, एक मुझे -r रूट 5 मिल रहा है, ये इक्वल टू 5 कर दो, सॉरी, ये इक्वल टू -7.5 कर दो, मतलब रेडियस को कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो, वहां से भी मिल सकता है क्या r? बोलो। डायरेक्टली नहीं लिखोगे, ऑब्वियसली कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां से भी मिल सकता है ना ऑल्टरनेटिवली। चलो ठीक है, जिसको नहीं समझा वो यहाँ से समझो बस, ठीक है। मेरे पास दो पैरेलल टैंजेंट्स दिए हुए हैं, अगर दो पैरेलल टैंजेंट्स दिए हुए हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टैंजेंट्स डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर को पॉज कर रहा हूँ मैं, आई डोंट थिंक यू गाइस आर अटेंडिंग वेरी अटेंटिवली अभी, तो अभी आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर हियर।